बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ASF वर्ल्ड टीवी के खसूसी प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान सुलेमान मुबशर। नाजरीन, इदारा तहकीकात इस्लामी पाकिस्तान में इस्लामी अलूम के बारे में तहकीक का सबसे पहला और मुनफरिद इदारा होने का एजाज़ रखता है। इदारा तहकीकात इस्लामी की बुनियाद 1960 में कराची में रखी गई। वफाकी दारुल हुकूमत जब कराची से इस्लामाबाद मुंतकिल हुआ तो इस इदारे को भी इस्लामाबाद शिफ्ट कर दिया गया। 1980 में इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का क़याम अमल में लाया गया तो इदारा तहकीकात इस्लामी को इस यूनिवर्सिटी से मुंसलिक कर दिया गया, और जब इस्लामिक यूनिवर्सिटी को बैनुल अक़वामी यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया तो ये इदारा इस यूनिवर्सिटी का लाजमी हिस्सा करार पाया गया। हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू भी इसी हवाले से है कि आखिर तहकीकाती इदारे को बनाने का मकसद क्या था और हमें इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। इसी मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं मोहम्मद रियाज खान साहब, जो कि एक्स फैकल्टी मेंबर IR पॉलिटिक्स इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद है। सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच सर। सर, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। सर, मेरा आपसे पहला सवाल है कि इस इदारे की ज़रूरत कब और क्यों पेश आई, और क्या हम इसके बनाने के मकसद को पाने में कामयाब हो गए हैं या नहीं। बहुत शुक्रिया आपके। बड़ा इसमें सब सवाल जो है बड़ा कम्प्रिहेंसिव सवाल है, और इसमें हम आंसर कुछ इस तरह करेंगे कि क़याम पाकिस्तान से पहले जी, जब हमारा सब कॉन्टिनेंट हुआ करता था तो उस वक्त अल्लामा इकबाल का ये ख्वाब था कि हमें जितने भी मुस्लिम हमारी उम्मा है या जितने भी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, उन सबको एक ऐसे प्लेटफॉर्म में जमा किया जाए, एक ऐसा एक इदारा उनको बना के दिया जाए जो वहां पे वो मिल बैठ के हमारे जो इस्लाम की इंटरप्रिटेशन है उसको प्रॉपर तरीके से किया जा सके। तो उसके चूंकि लाहौर में था और उसके साथ ग्रेजुअली जैसे ही ये हमारा प्यारा मुल्क मारज वजूद में आया तो उसके साथ ये सिलसिला फिर इसको प्रॉपर तरीके से करने के लिए, तो जैसे आपने फरमाया कि ये कराची से इस इदारे का आगाज हुआ, तो उस आगाज के साथ साथ फिर जैसे ही आपका दारुल हुकूमत मुंतकिल हुआ तो ये भी वहां से इस्लामाबाद शिफ्ट हो गया। तो इसको फिर चूंकि ये इस्लामी एक इंस्टीट्यूट था और इसके साथ चूंकि इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जो है वो भी एक किस्म का इसी तरह का ही काम कर रही थी, तो उस हवाले से ये फिर इदारा उसके साथ मुंसलिक कर दिया गया। सही। तो इसको जब हम देखते हैं कि ये सिलसिला चलता रहा तो हमने इसके कुछ अगराज़ व मकासद, जैसे अगर हम विजन की बात करें कि इसका विजन बेसिकली क्या था, तो उसके हवाले से कुछ इस तरह हम कहेंगे कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ मुस्लिम सोसाइटी, कि हम मुस्लिम सोसाइटी को कुछ ऐसा कंस्ट्रक्ट करें जो सही तरीके से इस्लाम की नुमाइंदगी या इस्लाम को शो ऑफ कर सके, यानी इस्लाम का अजहार हम कर सके, यानी हमें हमारी सोसाइटी से इस्लाम के इशारे इस्लाम नजर आते हुए या हमारी सोसाइटी जो है वो अलंबरदार इस्लाम नजर आए, बजाय इसके कि हम कोई सेकुलर या कोई मिली जुली एक सोसाइटी का नमूना पेश करें। तो इस हवाले से कुछ उसमें कुछ जो खास तौर पर जो चीज़ा उसमें जो ऑब्जेक्टिव उन्होंने बताए, जो डिस्कस किए, जो जिनको उन्होंने कंसीडर किया, उन्होंने कहा कि ये हमारा ऐसा टूल है रिसर्च का जिसको हम डेवलप भी करेंगे, मेथोडोलॉजी को भी बेहतर बनाएंगे, और इसके बहुत सारे फील्ड के साथ साथ हमने इस्लाम को फोकस ज्यादा करना है। और उसमें उन्होंने कहा कि हम इसमें मोनोग्राफ, बुक्स, रिसर्च रिपोर्ट्स, रिसर्च जर्नल आपके पास उसके डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ इस्लाम को प्रॉपर प्रमोशन कर सके। फिर उसने कहा कि हम कुछ इस तरह भी सर्व करना चाहते हैं, कुछ इस तरह भी खिदमत करना चाहते हैं कि इस्लाम के हर पहलू को हम यहाँ इस प्लेटफॉर्म से प्रॉपर उजागर कर सके, और वो तहकीक के साथ। और उसके साथ उसने फिर इस तरह के बहुत सारे ग्रुप को अपॉइंट किया जो कि ज़ाहिर है स्टूडेंट के या बहुत सारे दूसरे सोशल एक्टिविस्ट थे, उनको भी ऑन बोर्ड लिया। उनका भी मकसद यही था कि हमारे इस प्लेटफॉर्म से इस्लाम का जो असल चेहरा है वो दुनिया के सामने हम ला सके। और उसके साथ साथ
उन ऑर्गेनाइजेशंस को हमने इस ऑर्गेनाइजेशन के अम्ब्रेला के नीचे हमने बहुत सारे सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस, सिम्पोजिया एंड वर्कशॉप और बहुत सारे प्रमोशन के डिफरेंट एंगल को हमने इंट्रोड्यूस कराया। सही। असल मकसद फिर उसी तरह कि आपके पास इस्लाम के असूलों को, इस्लाम की जो इकदार है उनको प्रॉपर तरीके से हम सोसाइटी में इनकलकेट कर सके, यानी उजागर कर सके, उनमें इम्प्लीमेंट कर सके, और उसके साथ साथ हम इसको एक अच्छा जो इस्लामिक मुआशरा है उस फंक्शनल कर पाए। ये था इसके जो ऑब्जेक्टिव। अब रही आपके सवाल का दूसरा हिस्सा, क्या हम इसको उस प्रॉपर तरीके से हम इस्तेमाल कर पाए हैं इस प्लेटफॉर्म को या नहीं। और जहां तक मैं समझता हूं कि अगर हम ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म को कहें कि ये हमारी सोसाइटी के लिए या पूरे पाकिस्तान के लिए काफी है, तो ये गलत होगा, क्योंकि ये वो स्टूडेंट का भी वो खास तबका जो इसके लिए जिसको हम यूं कह सकते हैं कि जिसमें कुरानिक स्टडीज हो गए, हदीस और सुन्ना, क्योंकि ये उसके डिपार्टमेंट थे, फिका हो गया, लॉ हो गया, इस्लामिक थॉट्स हो गए, कंटेम्परेरी मुस्लिम उम्मा के ऊपर जो भी इन इश्यूज के ऊपर जो डिस्कशन, कुछ सेमिनार या ये चीजें जो उन्होंने तरीका अडॉप्ट किया, वो किसी हद तक तो कामयाब हुआ, लेकिन एक दायरा के अंदर रह गए, क्योंकि हमारा बहुत सारा जो हमारे इस इस्लामिक कंट्री में जो बहुत सारे लोग हैं वो इससे हट के भी है। आप यूं कहें कि कितने लोगों को या कितने कम्युनिटी को हम टच कर पाए हैं, तो मेरा ख्याल है कि हम मैक्सिमम अगर किया होगा तो 5% को कर पाए होंगे, और ये भी मैं बहुत ज्यादा कहता हूं। तो इसका मतलब है कि 95% बाकी रिमेनिंग आपके पास ये इस मुसलमान है, तो हम वहां पे या पाकिस्तानी है, तो हम वहां पे उनको पैगाम कैसे पहुंचा पाए। काफी काम करने वाला है इसके ऊपर। हाँ जी, मैंने कहा स्टिल इस पर काफी काम करने वाला है सर। इसके ऊपर सिर्फ एक जगह पे हम फोकस, ये तो एक कोने में रह गया ना। तो क्या इस इदारे को हमने बढ़ाने का भी कोई प्लान किया है? इसको हम इस तरह बढ़ा सकते हैं कि ये सिर्फ इस इदारे को सिर्फ इस्लामिक यूनिवर्सिटी का पार्ट नहीं, बल्कि हर यूनिवर्सिटी का हिस्सा, बल्कि उसका एक रिसर्च, अलग से रिसर्च डिपार्टमेंट करके, और फिर सिर्फ यूनिवर्सिटीज नहीं, बल्कि जो कॉलेजेस हैं, उसके अलावा डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका ये हिस्सा बना दिया जाए, और अंडर द अम्ब्रेला ऑफ द गवर्नमेंट या मिनिस्ट्री ऑफ इसमें हम रिलीजियस अफेयर जो है वो इसमें बड़ा की रोल प्ले करे। और अगर हमारी मिनिस्ट्रीज जैसा कि नाम की है, अगर वो इस तरह ही रोल प्ले करती रहे, या हमारी इस तरह ये हमने बना दिया, डॉक्यूमेंटेशन हो गई एक जगह पे, इदारा जी हमने रिसर्च सेंटर बना दिया, अब वो रिसर्च सेंटर कितनी रिसर्च की हमने, तो प्रोडक्टिविटी की तरफ जाना। अब हम अगर बात करें कि हमने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हम पाकिस्तान को इस्लाम फोबिया से बचा पाए हैं, क्या ये जितने लोग इस्लाम फोबिया के अगेंस्ट बात कर रहे हैं, या इस्लाम फोबिया के हम जो इस अताब में आए हैं, तो कितने लोग इस्लामिक यूनिवर्सिटी के कितने स्टूडेंट या कितने टीचर या कितने रिसर्चर ने जाके कोई की रोल प्ले किया? मुझे नहीं लगता है। आपने जिस तरह भी आप अपने रिसर्च सेंटर्स की बात कर रहे थे, और आपकी लाइब्रेरी की बात करते हैं, जो कि इदारा तहकीकाती इस्लाम का एक अहम जुज़ है, जिसको मारूफ मजहबी स्कॉलर डॉक्टर हमीदुल्लाह साहब के नाम से मंसूब किया गया। क्या उस लाइब्रेरी में सिर्फ इस्लामी किताबें हैं, या फिर उससे अलावा दीगर जो मज़ामीन हैं या दूसरी ज़ुबानें हैं उसकी किताबें भी मौजूद हैं? बिल्कुल, मैं इसके ऊपर बड़ी तफसील के साथ आपसे डिस्कशन करेंगे, और ये भी चूंकि उसका बड़ा की पिलर है, यानी उसके हवाले से बड़ी अच्छा एक हमारे वहाँ रिसर्च के हवाले से एक एटमॉस्फेयर जनरेट किया गया। जाहिर है लाइब्रेरी है तो रिसर्च सेंटर भी उसी को ही हम नाम दे सकते हैं। तो इस हवाले से जैसे ही ये कराची से हमारा ये स्टार्ट हुआ, तो वहां से एक साहब थे जिनको मौलाना अब्दुल अजीज मेमानी के नाम से याद किया जाता है, और उन्होंने को 2500 बुक्स की जो है ना वो कलेक्शन इस लाइब्रेरी के नाम की। अच्छा। और जैसे ही ये वहां से इधर शिफ्ट हुआ तो जाहिर है फिर इस्लामिक स्टडीज के हवाले से, और फिर इस लाइब्रेरी को
1986 में ये जो हमारे स्कॉलर हैं इसके नाम से मंसूब कर दिया गया। और इसके साथ साथ हमने ये देखना है कि इसमें जो बुक्स है वो मोस्टली जो प्रोमिनेंट है वो आपके पास इस्लामिक बुक्स है, और जो ज्यादातर, चूंकि हम इसका नाम के साथ भी डोमिनेंसी या प्रोमिनेंसी शामिल है कि हम इस्लामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो जाहिर है उसके रेलिवेंट बहुत ज्यादा है कुतुब। और उसके साथ उनमें जो लैंग्वेज की बात जब कर रहे हैं तो उसमें जो की लैंग्वेज या जो डोमिनेटेड है उनमें अरेबिक है और उर्दू है। अब तो ये है कि ये चूंकि लोकल लेवल पे है, चूंकि हमारे साथ इंटरनेशनल लेवल के स्टूडेंट्स भी आते हैं हमारी यूनिवर्सिटी में, चूंकि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, तो इसमें फिर डिफरेंट स्कॉलर जो कि मुस्लिम और नॉन मुस्लिम दोनों है, उन स्कॉलर में आपकी जो उन स्कॉलर की लिखी हुई बुक्स जो है वो उनमें इंग्लिश, फ्रेंच है, जर्मन है, स्पेनिश है, रशियन है और बहुत सारी मेजर लैंग्वेजेस जो है उनमें उनके बुक्स जो है अवेलेबल है। तो आपके स्टूडेंट जो है वो उन बुक्स को, अगर फर्ज किया किसी भी मुल्क से कोई स्टूडेंट आता है और वो रिसर्च करना चाहता है तो उसके लिए ये फैसिलिटी अवेलेबल है, और वो यहाँ से आराम से अपनी रिसर्च अपनी ही लैंग्वेज में वो कर सकता है, वो कंफर्टेबल फील करेगा। सही। हमने देखा है कि इस्लामिक यूनिवर्सिटी के वो स्टूडेंट जो कि गैर मुल्की और गैर मुस्लिम हैं, वो भी इस लाइब्रेरी से काफ़ी इस्तिफ़ादा हासिल करते दिखाई देते हैं। तो क्या वो लोग जो कि इस्लामिक यूनिवर्सिटी का हिस्सा नहीं हैं उनको भी इस लाइब्रेरी तक रसाई हासिल है? जी बिल्कुल, जहां तक आपने फरमाया कि मुस्लिम और गैर मुस्लिम, जहां तक मेरा ख्याल है कि जहां मोस्टली मुस्लिम लोग ही यहाँ पे एनरोल्ड होते हैं यूनिवर्सिटी में, अगर फॉरेनर की बात करें तो वो भी मुस्लिम है। अगर कोई गैर मुस्लिम है और वो इस यूनिवर्सिटी का हिस्सा नहीं है और वो उसके अलग से वो इसके साथ वो पढ़ना चाहता है, वो अपने आप को एनरोल करना चाहता है, तो जाहिर है ये एक रिसर्च सेंटर है, तो हमने इसको हाउस ओपन किया हुआ है कि अगर वो आके रिसर्च करता है, वो इस्लाम के ऊपर जाहिर है इस्लाम की बुक को स्टडी करेगा, तो हमारे लिए ये बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म हमारी तरफ से है, बीइंग द मुस्लिम हब, कि वो जितना ज्यादा आके इसको स्टडी करेगा तो जाहिर है वो इसकी तरफ मोटिवेट होगा। अगर उसके माइंड में कुछ क्वेश्चन आते हैं तो हमारी तरफ से हाउस ओपन है, हम उनके क्वेश्चन के आंसर देने के लिए वहाँ स्कॉलर्स, रिसर्चर अवेलेबल होते हैं, वो उसको सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। अगर वो किसी और भी अपना मजहब से ताल्लुक रखता है तो वो इस इस्लाम को जब समझेगा तो जाहिर है इसको कबूल करने की सकत भी उसमें आ जाएगी। ठीक हो गया सर, इस इदारे को बनाने का मकसद तो हमें समझ में आ गया और इदारे को बनाने वालों ने तो अपनी जिम्मेदारियां निभा दी हैं। आखिर में आप मुझे बस थोड़ा सा ये बता दें कि हमारी नौजवान नस्ल इसमें मजीद क्या रोल अदा कर सकती है? हमारी नौजवान नस्ल इसमें की रोल प्ले कर सकती है। अब देखें ना, 65% द यंगस्टर आर अराउंड अस। अब देखें इतनी बल्क तादाद, इतनी ह्यूज जो है ना मैथ आपके पास, और दे हैव फुल ऑफ पोटेंशियल, और इतना कुछ होने के बावजूद अब देखें सोशल मीडिया के आपके पास एक्टिविस्ट, उनके ऊपर जो चैनलाइज करने के लिए वो जो अपना रोल प्ले कर सकते हैं, दे आर एट द मैक्सिमम लेवल। अब इस रिसर्च को हम सिर्फ जहां सेंटर की हद तक महदूद नहीं करना चाहिए, हमें इसको ऑनलाइन करना चाहिए। इसको आज का सारा दौर डिजिटल का है, तो अगर कोई कराची, लाहौर या किसी और शहर से बैठ के कोई रिसर्च करना चाहता है या इस लाइब्रेरी से इस्तिफादा हासिल करना चाहता है तो वो डिजिटली बैठ के, ऑनलाइन बैठ के सब चीजें देख सकते हैं। एग्जैक्टली, सिर्फ तस्वीरें नहीं, हम इस पूरी लाइब्रेरी को यहाँ पे जितने रिसर्चर हैं या जितने रोल प्ले करने वाले लोग हैं जो इसके साथ मुंसलिक हैं, उन सबको ये सारी चीजें ऑनलाइन या ई लाइब्रेरी की शक्ल में कन्वर्ट करना चाहिए, ताकि आपका कहीं भी बैठा कोई भी मुस्लिम और नॉन मुस्लिम इसको स्टडी करके मुस्तफीद हो सकता है। और आपकी ये अगर वो मुस्लिम है तो उसको भी प्रॉपर इंटरप्रेट करने की अहलियत और सलाहियत आ जाएगी, क्योंकि जब नॉलेज आता है तो वो बोलता है। तो इसी तरह अगर कोई नॉन मुस्लिम है तो वो भी इसको ऑनलाइन एक्सेस करके ई लाइब्रेरी से मुस्तफीद होके अपने आप को चेंज कर सकता है। अब इसमें बाउंड्री या वो सिर्फ वो इस्लामाबाद को ही आए और वो वहां पे इस लाइब्रेरी को एक्सेस करे तब जाके करे, तो ये हम फिर बहुत पुराने दौर में रहने वाले लोगों में शुमार हो जाएंगे। और अगर हमें इस दौर के साथ चलना है तो हमें ये सब कुछ करना पड़ेगा, अदरवाइज हमें मुझे कोई इसका कोई प्रोडक्टिव रोल या कोई जो फ्रूटफुल है इसके असरात नजर नहीं आ रहे हैं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। हमारे आज के प्रोग्राम में मोहम्मद रियाज खान साहब थे। बहुत ही फ्रूटफुल डिस्कशन हुई हमारी आज
ادارہ تحقیقات اسلامی کے بارے میں. امید کرتا ہوں آپ کو یہ شو پسند آیا ہوگا. کمنٹس میں اپنے فیڈ بیک کا اظہار لازمی دیجیے گا. مجھے دیجیے اجازت, آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ شو میں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.